बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि आपका जो संडे है वो फंडे बन जाए। तो आज भी हमेशा की तरह वीकेंड को हमने कुछ इसी तरह से प्लान किया है और आपका संडे बनेगा फंडे ज़रूर। और साथ ही साथ बच्चों को भी खूब मज़ा आएगा क्योंकि मस्ती करेंगे, संडे है तो वो इंजॉय करेंगे अपना संडे को। और ख़ास तौर पर संडे की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह बाहर का नाश्ता करने का और ही मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है। सुबह सुबह गरम गरम हलवा पूरी खाते हैं और साथ में कोई पाए खा रहा होता है। हर कोई डिफरेंट तरीके से अपना संडे को एंजॉय करते हैं क्योंकि पूरा उस दिन फैमिली जो है आपकी घर होती है। हर कोई अपने अपने जो भी उसकी ज़रूरत होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे फ़ारिग होकर संडे के दिन पूरा फैमिली जो है आपकी इकट्ठी बैठती है और सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मेहमानों की, तो मेहमानों की आमदोरफ़्त भी उस दिन होती है और संडे को बहुत सा इंजॉयमेंट सब लोग करते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी गैदरिंग करते हैं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मज़े की बनाते हैं और खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आप ख़ुद भी खुश रहेंगे और दूसरों में भी खुशियाँ बांटेंगे तो वो आपका संडे यकीनन फंडे होगा। बल्कि संडे नहीं, और भी जो दिन है बाकी भी वो सब भी आपके फंडे की तरह हो जाएंगे क्योंकि आप लोग खुश रहेंगे और दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगर इंसान की, तो जैसे आपकी बात कर लूँ, मेरी बात करूँ, तो हम बहुत से ख्वाब भी देखते हैं और कुछ ख्वाब होते हैं हमारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं होते। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आप मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, उसके पीछे लग नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर किसी का पैशन है ना, किसी का शौक़ है कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मेरा ये ख्वाब है, मैंने ये पूरा करना है, तो वो उसके ऊपर हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएगा और खूब जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा जब तक कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेता। इसी तरह से अगर हम देखें, बहुत से बड़े नाम हैं, बड़े कामयाब लोग हैं, वो जो मेहनत करते हैं और अगर कामयाबी नहीं होती तो वो फेलियर आफ्टर फेलियर के बाद उनको सक्सेस अचीवमेंट हासिल हो जाता है। बहुत से लोग हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, बड़ी एग्जांपल्स आती हैं कि वो लोग मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं और अगर कभी फेल हो जाए, नाकामी हो भी जाए तो वो घबराते नहीं हैं। बड़ी बार नाकामियों के बावजूद वो लोग मेहनत करते रहते हैं और तवील जद्दोजहद करते हैं क्योंकि वो बड़े ज़िद्दी होते हैं और बड़े पैशनेट होते हैं अपने काम और अपने ख्वाब को लेकर, और वो मेहनत करते रहते हैं और जद्दोजहद तवील करते हैं और इस तरह से कामयाबी उनको हासिल हो जाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप भी मेहनत करें, ख्वाब देखें। ख्वाब देखने का हक सबका होता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करें, मेहनत जारी रखें। इस तरह से आपको ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी और यकीन आप एक दिन बड़े आदमी बनेंगे और बड़े इंसान बनेंगे और बड़े कामयाब लोग भी बनेंगे। इसके साथ ही मौसम की कुछ सूरत हाल शेयर करूं क्योंकि मौसम जो है बड़ा ख़राब होता जा रहा है, बड़ी सर्दी बढ़ती जा रही है और मुझे भी बड़ी ठंड लग गई है। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के साथ लाहौर के वेदर की जो प्रोडिक्शंस महकमा मौसमियात ने दी हैं वो शेयर करूं। तो लाहौर की अगर बात की जाए मौसम की, तो कम से कम दर्जा हरारत लाहौर में 3, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में तो सर्दी बढ़ गई। अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं और देखते हैं कि शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 4, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार के बाद रुख करते हैं शहर क़ायद का, यानी कि रोशनी के शहर कराची का, और देखते हैं कि कराची में मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार है। अब पेशावर लेकर चलती हूँ और फूलों के शहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर का मौसम तो खुशगवार है। अब कोयटा चलते हैं और कोयटा में देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम सर्द है और उसका दर्जा हरारत देखते हुए मुझे खुद ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत -1, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। वो सब खुशकिस्मत लोग जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं, उनकी निगाह मस्जिद के मीनारों समेत पूरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ताती के फ़नपारों से भला कैसे ओझल होती होगी। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ताती का मुक़द्दस फ़रीज़ा सरअंजाम देने वाले उस्ताद शफ़ीक़ुज़्ज़मा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है। आज हम आपकी मुलाकात उस्ताद शफ़ीक़ुज़्ज़मा से करवाते हैं और जानते हैं कि ऐसी खूबसूरत सादत उन्हें कब और कैसे नसीब हुई है। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं उस्ताद शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब, ख़त्तात मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब आपके वक्त का। इतनी बड़ी खुशकिस्मती, इतनी बड़ी सादत आपको नसीब हुई है, क्या महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मसरत और ख़ुशी महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े नसीब की बात। बेशक बड़े नसीब की बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। इतनी खूबसूरत सादत आपको हासिल हुई है। इस सादत के सफ़र के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कैसे हासिल हुई? जी, मैं यहाँ से 40 साल पहले मतलब गया था सऊदी अरब अपने रोज़गार के सिलसिले में। चूँकि काम तो मेरा यही था, ख़त्ताती से मुंसलिक, तो इसी सिलसिले में गया था। लेकिन ये कि प्राइवेटली काम था वहाँ पे। उसके बाद में मैं मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए आया करता था। तो उस मुझे ज़ाहिर है फिर मस्जिद नबी का काम, इतना खूबसूरत काम देख के मेरी ख्वाहिश होती थी कि कभी मेरा भी काम यहाँ कुछ लगे। तो इस सिलसिले में फिर मैं ये रियाज़ वापस चला गया। फिर ये कि मदीना में ऐलान होता है मस्जिद नबी की ख़त्ताती के लिए एक आला तरीन ख़त्तात का वो ख़त्तात दरकार है, यानी वो ख़त्ताती करनी है मस्जिद नबी के लिए। तो उस मुकाबले में फिर हिस्सा ले लेता हूँ मैं, और फिर मुकाबला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं मुकाबला जीत लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया भर से वो ख़त्तात सारे, मिस्र, तुर्किया, ईरान, इराक़, सऊदी अरब, सब जगह से ख़त्तात आते हैं बेशुमार। तो उनके दरमियान मुकाबला हुआ, फिर वो मुकाबला में जीत गया। और जब से अब मुझे 31वां साल है अब लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्ताती करते हुए मस्जिद नबी। जी शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सादत आपने हासिल की यकीनन। लेकिन फ़न ख़त्ताती की तरफ कैसे राग़िब हुए और सीखा किससे था आपने? नहीं, ये तो बचपन से ही जो है ना ये अल्लाह की तरफ से आता है। मैं स्कूल भी नहीं गया था, स्कूल के ज़माने से भी पहले ये मैं किया करता था। तो अपने तौर पे ही किसी से इस सिलसिले में जो है ना कोई एक तरबियत या वो हासिल नहीं की। और बस ये कि किताबों के ज़रिए जो भी किताब होती थी इस सिलसिले में ख़त्ताती से मुताल्लिक़, तो वो मैं मंगवाया करता था। उसके ज़रिए बड़ी मशक़ प्रैक्टिस की, उसके कवायद ज़वाबित हासिल किए जो होते हैं मुरवजा ख़ुतूत उन सब के। तो सारे ख़ुतूत फिर मैंने काम शुरू किया और करते कराते बहरहाल ये कि किसी से सीखा नहीं कहीं, ये अल्लाह की तरफ से ही आता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ही आप में ये सलाहियत मौजूद थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिछले 40 साल के तकरीबन सऊदी अरब में मुकीम है आप, पहली आयत कब लिखी और ख़िताब में कैसे सेलेक्ट हुए थे आप? ये जब मुकाबला हुआ 1900 आज से 30 साल पहले। अच्छा। मुकाबला जब हुआ तो फिर वो उसमें मेरा इंतखाब हुआ, तो सबसे पहली सूरत लिखी तो मैंने सूरह कहफ थी, सही, जो कि 22 गुंबदों में है वहाँ पे। तो वो लिखी सबसे पहली सूरह कहफ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी फ़ीसद ख़त्ताती आपकी लिखी हुई है? ये तकरीबन 85% काम हो चुका। अब ये कि 15% काम और बाकी है मज़ीद। अच्छा, इंशाअल्लाह।
अच्छा, तमाम मीनारों और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़त कौन सा इस्तेमाल होता है और आपने इसमें क्या तब्दीली की है? असल में तो ख़त सुलसी इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ मसाजिद हैं तो अक्सर जो है ना वो ख़त सुलसी इस्तेमाल किया गया है। जैसे खाना काबा में है और वो मस्जिद अक्सा हो गई, इसकी बड़ी मिसालें हैं। और भी दुनिया की जो बेशुमार मसाजिद हैं तो इस ख़त को बड़ी अव्वलियत और फ़ौक़ियत दी जाती है। ख़त सुलस कहलाता है ये, मलिक अल खुदूद, ख़तों का बादशाह। सुभान अल्लाह। तो इसी ख़त में चूँकि बहुत ही खूबसूरत तरीन ख़त है ये, इसी में सारी ख़ताती होती है, मसाजिद के लिए मखसूस है ये ख़त, तो उसी पे काम हो रहा है। तो मैं जब से उसी ख़त पे ही काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा शफीकुज़्ज़मान साहब, आपको अब तक मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन कौन से एजाज़ात मिल चुके हैं और हाल ही में आपको इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदीस की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है, इस बारे में भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है ना आलमी एजाज़ भी मिल चुका है ख़त्ताती में, इस्तांबुल से 2014 में। और उसके बाद में ये पाकिस्तान का जो सदाती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी वो मिल चुका है। और उसके बाद में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस साहब ने वो कारकर्दगी, यानी वो भी समझने की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही है वहाँ के हवाले से। बेशक मस्जिद नबी में कारकर्दगी, उसके कारनामे सर अंजाम देने के हवाले से मुझे दिया गया। यकीनन ऐसे ही है, और जज्बात और एहसास जो है वो मुख्तलिफ होते होंगे, लेकिन हमारे नाजरीन को बताइएगा कि मस्जिद नबवी में जब ख़ताती करते हैं आप, तो आपके जज्बात कैसे होते हैं, क्या महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुसर्रत और ख़ुशी की जो है ना मिला जुला जैसा बयान नहीं किया जा सकता, इतनी खुशी महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीनन खुशी महसूस होती है, और हमें भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान में से एक नाम जाके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ताती का काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में ख़तातों ने दीगर इस्लामी ममालिक की तरह अपना नाम पैदा कर लिया है? हाँ, आजकल जब से आलमी मुकाबले शुरू हुए तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे आलमी एजाज़ मिला, उसके बाद में मैंने यहाँ जब आया पाकिस्तान तो अपने अहबाब और शागिर्दों को देखा तो वो माशाल्लाह उनमें बड़ी जो है ना हरकतें बड़े मुतहर्रिक हैं, और आजकल काम इस पे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ख़त्ताती के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना काम हो रहा है, और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों के पास एक टैलेंट है हमारे यहाँ बहुत, और इस पे काम कर रहे हैं हमारे। बेशक टैलेंट तो है, लेकिन आपके साथ कितने पाकिस्तानी वहाँ पर होंगे जो ऐसी फ़न ख़ताती में काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ तो मेरे अपने एक दो शागिर्द हैं, अपने पूरी टीम है हमारी। सही। तो वो मेरी मावनत करते हैं किसी हवाले से, और बाकी ये कि पाकिस्तान में इस हवाले से अब ये कि बड़ी तेज़ी से ये तरक्की हुई है और लोग कर रहे हैं, असल ख़त्ताती की तरफ राग़िब हैं और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसमें मेरे भी बहुत शागिर्द हैं यहाँ भी और वहाँ भी, सऊदी अरब में दुनिया भर में बेतहाशा शागिर्द हैं मेरे। अच्छा, जो अगर पर्टिकुलरली बात की जाए मस्जिद नबवी की, तो वहाँ पर जो आपके शागिर्द हैं वो तमाम पाकिस्तानी हैं? जी पाकिस्तानी हैं, मेरे अपने शागिर्द ही हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपके शागिर्द हैं वो तमाम पाकिस्तानी ही आप अपने साथ अपने पाकिस्तानी भाइयों को लेकर गए? जी। अच्छा, जो लोग फ़न ख़ताती से वाबस्ता होना चाहते हैं उनको लास्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे? हाँ, ये कि मेहनत करें इस पे, ये काम बड़ा मेहनत मांगता है, सब्र आज़मा काम है, और रात दिन की मशक चाहिए। तो करते रहेंगे तो इसमें कामयाबी तो लाजमी है। तो ये यकीनन मेहनत करते हैं तो कामयाबी तो ज़रूर मिलती है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया साहब, आपने बिल्कुल सही किया, दिनों में काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत और मुसलसल लगन करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, इसका अजर भी अल्लाह ताला आपको देते हैं। और इस तरह की सादत नसीब होना जो है ना, लोग ऐसे ख़ास लोग होते हैं जिनको इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए चुना जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
हम लोगों में बचत करने की आदत क्यों नहीं है, बचत करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और सबसे बढ़कर ये कि बचत करने के तरीके क्या क्या हैं। आज हमारे गेस्ट आपको टिप्स बताएंगे कुछ और उनको अपने फॉलो करना है और बचत करनी है ताकि आपको जो आगे आने वाली लाइफ है, बुढ़ापे में आपको कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई मुश्किल ना हो। तो अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली अब्बास साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब आपके वक्त का। और अली अब्बास साहब के साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे पास आबिदा खावर, ट्रेनर हैं आप, लाइफ कोच और होम मेकर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमाए खुबैब कियानी, आप माहिर नफ्सियात हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुबैब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। आखिर बचत करने के फ़ायदे क्या होते हैं और कितना अहम है बचत कर लें हम, अगर अभी से बचत कर लें? देखिए, नफ्सियाती तौर पर मैं बात करूँगा कि बचत जो है इसके लिए स्टार्ट से ही हमें सीखना पड़ता है और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ एक ख़ास हद तक जो है वो हम ऊपर की तरफ जाते हैं फिज़िकली और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हमारा डिक्लाइन होता है। बिल्कुल। उस डिक्लाइन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हर तरह के रिसोर्सेज जो हैं उनका कुछ ना कुछ बचत में पड़ा हुआ हो। तो बचत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब अपनी लाइफ में उस फेज़ में दाखिल होते हैं जहाँ पे हमारी एनर्जीज पहले जैसी नहीं रहती हैं, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे इन्वेस्ट करके रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जब एनर्जी जो है वो डिक्लाइन करेगी तो रिसोर्सेज जो आप इकट्ठे कर रहे हैं वो भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो डिक्लाइन करेंगे तो फिर ये होगा कि आपको अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल जो आप एक दफ़ा सेट कर लेते हैं, उससे नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा विजडम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ज़र्फ भी चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। बात भी होती है कि एकदम ऊपर से नीचे आए और फिर इसलिए ज़रूरी है कि जो आसान तरीन रूट है वो ये है कि आप अपने आने वाले वक्त को जहन में रखते हुए खर्च करें और हमेशा ऑलवेज स्पेंड बिलो योर मीन्स। जितना आप कमाते हैं उससे नीचे रहें, उससे नीचे जीना सीखें ताकि जब वक्त आए कभी भी आपकी लाइफ में एनर्जीज को नीचे जाना है, उस वक्त आप अपने बचाए हुए रिसोर्सेज के ऊपर जाकर गिरे, ना कि ज़मीन के ऊपर जाके गिरे और फिर आप कहें जी कि मुझे हाथ पकड़ाएं। आप देख लिए आपके सामने बेशुमार अखबारात में तकरीबन रोजाना होता है कि फलां आर्टिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट से जो है बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं कि अपने टाइम में उनका एक टाइम होता है, उरूज पे होते हैं और उसके बाद जब उनकी ज़िंदगी वो इस तरह से अपनी वो फील्ड ख़त्म हो जाती है, कुछ अपना रिटायरमेंट हासिल करते हैं, तो एंड पे बिल्कुल उनको तो मतलब हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ तक फराहम नहीं की जा रही। और इतने बड़े फ़र्द को इतने बड़े लेवल पे खेलते हुए देख के आप अचानक से जब इस हालत में देखते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ कुछ मेजर गलत हुआ है। और वो मेजर गलत यही हुआ होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी लास्ट स्टेज के लिए कुछ बचा के रखना, जहाँ पे वो आपको सपोर्ट करे, सेव करेगा तब सेव नहीं किया और फिर एंड पे जो है ना कहीं और डाल रहे होते हैं। गवर्नमेंट या कोई भी इदारा जो है वो आपको किसी हद तक सपोर्ट कर सकता है आपको अपनी लास्ट स्टेज के दौरान में। मेजर फाइट आपको अपनी खुद लड़नी होती है और वो सेविंग्स के थ्रू ही आप लड़ सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल सेविंग करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप सब खवातीन होती हैं वो तो नहीं करती सेविंग, शॉपिंग्स में और हर टाइम इस तरह की चीज़ों में उड़ा देती हैं। आप किस तरह से सेविंग करती हैं? असल में ऐसा है कि हाँ, बजटिंग का सबसे जो मेन 4 पिलर्स है वो है कि आपकी इनकम कितनी है, आप सेव किस तरह से कर रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर्स आप किस तरह से कर रहे हैं और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आप कर भी रहे हैं इन्वेस्ट या नहीं कर रहे। अगर आप खाली सेविंग करें तो भी आपको उतना फ़ायदा नहीं देता जब तक कि आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं और अपने इनकम को जो है वो मल्टीप्लाई ना करें और जनरेट ना करें। तो मैंने हमेशा से नीड्स और वांट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है कि नीड्स जो है वो नीड पे जो बेसिक आपकी नीड्स है वो पूरा होना ज़रूरी है। वांट्स को आप नीड्स में अगर चेंज कर दें तो फिर सेविंग का तसव्वुर ही नहीं है। बिल्कुल। आप वो मैंने देखा कि आप होम बजट मेकर भी हैं, तो आप बजट भी बनाती हैं, तो वो अब हम आपसे पूछेंगे अभी थोड़ी देर में कि आप कैसे बजट बनाती हैं। लेकिन आप बताइएगा पहले अली अब्बास साहब, आप कितनी बचत करते हैं? और पाकिस्तानी जो है वैसे ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी बचत नहीं करते, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे बुला लिया इस प्रोग्राम में जो खुद बहुत ज़्यादा खर्च करता है लेकिन मेरे नज़दीक ना बचत का जो पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप सोचते हैं कि बचत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पर्सपेक्टिव उसका डिफरेंट है। मेरा पर्सपेक्टिव वो ये है कि एक दफ़ा ना एक शख्स दाखिल हो गया हॉस्पिटल में, तो जब वो वापस आया ना 5 दिनों के बाद, तो उन्होंने उसका 50,000 का बिल बना के दे दिया। तो वो कहता है कि 50,000 आप मुझे किस बात का ले रहे हैं? वो कहते हैं कि 5 दिन ना आपको ऑक्सीजन लगाई थी हमने। वो जैसे ही बाहर निकलता है कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी 40 साल ज़िंदगी के गुजारे और ये मुझे खुदा ने फ्री ऑक्सीजन दी, तो मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये हम मुफ्त ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते रहते हैं। थोड़ा सा ना मैं ये चाहूँगा कि पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज करें। अच्छा। दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को खुशी पहुँचाती है, इंसान को प्लेजर पहुँचाती हैं, वो फ्री हैं।
जो वॉक आप फ्री कर सकते हैं, हाँ। रिलेशंस फ्री है, हग फ्री है, किस फ्री है, रोमांस फ्री है, आप किसी के साथ अगर चाय पी रहे हैं तो वो भी फ्री है। जब हमने अपनी खुशियाँ आइटम्स के साथ लगाई ना, जब ब्रांड्स के साथ लगा ली हमने, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, हमें फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। अगर हम मूवी एक देख लें, अप्रोच हमने मटेरियलिस्टिक कर ली है, जब तक मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी ना, तो हम जितने मर्जी पैसे हमारे पास आ जाए वो कम रहेंगे। हम जब 5 मंडले घर में रहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि 10 में चले जाएं, 10 से फिर 20 में चले जाएं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में चले जाएं। तो ये दौड़ खत्म नहीं होती। हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बाहर चले जाए, हमें कहीं ना कहीं कनात करनी पड़ेगी, अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा, और जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं अपनी खुशी उसमें ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप उसमें खुशियां ढूंढनी शुरू कर देंगे तो बचत ही बचत है, पैसे भी नहीं लगते, एक्सपेंस ज्यादा नहीं लगेगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। खुबैब साहब, जिस तरह से देखा जाए कि कुछ, जिस तरह आपने भी बात की, आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बड़े नाम होते हैं हमारे, जब आखिरी उम्र में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो अद्वियात तक के पैसे नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, पैसे नहीं होते उनके पास, उस टाइम उनकी नफ्सियात क्या होती हैं, किस तरह से उनकी साइकी पे फ़र्क पड़ती है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम माहौल? देखें, आप इतने बड़े लेवल पे अगर आपने सारी लाइफ गुजारी है, इतने मेजर स्क्रीन पे उनको देखते हैं, हमारे आइडियल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनमें, और जब लाइफ के इस फेज़ में जाते हैं जहाँ पर हम उनको देखते हैं कि वो अपने इलाज के पैसे उनके पास नहीं है, और हर रोज़ जो है कोई ना कोई अखबार के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के मैसेज के थ्रू जो है उनके लिए फ़ंड्स की अपील हो रही होती है। तो एक आर्टिस्ट के लिए मैं समझता हूँ बहुत सख्त दौर होता है नफ्सियाती तौर पर, और आर्टिस्ट के लिए तो होता है, लेकिन हमारे पूरे माशरे के लिए भी सख्त होता है वो, और उसके पीछे जो वो हम सब भी फील बैड फॉर हिम, और जो भी हमारा आर्टिस्ट जो है इतने बड़े लेवल पे जिनको हम देख रहे होते हैं, तो एक कलेक्टिवली और इंडिविजुअली जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है सेविंग ना करने की वजह से, बजट ना करने की वजह से, वो कुछ अच्छा नहीं होता पूरे माशरे के लिए। और आर्टिस्ट जो है, मैं उनकी मिसाल दे दी, लेकिन और भी बहुत सारे, जिस तरह आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इंटरनेशनली, आप उनको पढ़ें, वो लोग भी ऐसे करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इंटरनेशनल लेवल के भी वो भी ऐसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है उनके लिए उस टाइम पे वो जो पूरी लाइफ को उन्होंने अपना एक इमेज बनाया होता है, वो सारा का सारा डिस्टॉर्ट हो जाता है। लोग उनकी जिस तरीके से इज्जत करते होते हैं, उनको लगता है कि अब इज्जत वैसी नहीं है हमारी, तो वो सारा का सारा इंडिविजुअली बहुत बुरा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है जिससे वो गुजरते हैं। बिल्कुल, और वो बड़ा बैड फील करते हैं, और फिर उसके उनके असरात तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर, और फिर वो आखिरी उम्र में जाहिर सी बात है ज़्यादा इंसान चीज़ों को फील करते हैं। और छोटी सी कॉग्निटिव एरर यहाँ पे ये हो रही होती है, उनको लग रहा होता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं लाइफ में, इसी तरीके से चलते रहेंगे और रिसोर्सेज आते रहेंगे, लेकिन लाइफ एक खास जगह पे जाके फिजिकली स्पेशली डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, और उसको मेंटेन करना पड़ता है। और मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज आप 30 साल की उम्र तक लाइफ को, अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, उससे कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज आपको 30 से 40 के दरमियान में चाहिए। जब 40 से 50 से ज़्यादा में जाते हैं तो उसमें थोड़े से और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, 50 से 60 में थोड़े से और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। हमें लग रहा होता है कि हमारे 20 से 30 वाली उम्र के जो रिसोर्सेज है ना, वही 50 से 60 में भी चाहिए, ऐसा नहीं होता, उससे वो डबल हो जाते हैं। वो जो डिस्टेंस आता है, दोनों में डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस है वो हमारे सामने आ जाता है, देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आबिदा साहिबा, खवातीन खास तौर पर अगर उनकी बात की जाए तो बजटिंग के दौरान ऐसी कौन सी गलती करती हैं कि मंथ के स्टार्ट में तो खूब ग्रॉसरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, शॉपिंग भी हो रही है, एंड तक उनके पास कुछ होता नहीं है? असल में ख़वातीन जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाती हैं कि उन्हें बजट जब बनाना है घर का, तो उन्हें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द मंथ दे मस्ट बी डिवाइड देयर इनकम इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अगर ये शुरू में ख़वातीन कर लें, और ख़वातीन जो हैं वो अली भाई वाली बात में कहूँगी कि ब्रांड्स के पीछे कॉन्शियसली दौड़ना बंद कर दें कि यू मस्ट लुक स्मार्ट। इट डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा ब्रांड पहना है या आपने ब्रांड नहीं पहना। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ही जो है ना वो मुकाबलेबाजी है कि अगर मेरी सिस्टर ने ये पहना तो मैंने भी उसी ब्रांड का पहनना है। बच्चे भी आगे ब्रांड कॉन्शियस हैं हमारे, वो एक ऐसा ट्रेंड हमने डेवलप कर लिए कि हम ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, और हम ये डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे कि हमारी जो इम्पोर्टेंट इनकम है वो उसका इम्पोर्टेंट हेड कौन सा है। हमें सबसे पहले सेविंग की तरफ जाना है। हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर्स के बाद जो बचेगा वो सेविंग है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ख़वातीन को पहले एक अमाउंट जो है वो एज ए सेविंग रखनी चाहिए, उसके बाद बचने वाली अमाउंट को एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड करना चाहिए, फिर ही ख़वातीन जो है वो बेहतरीन निज़ाम चला सकती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान,
वैसे खुबैब से जिस तरह से सैलरी आती है ना, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम फ़ौरन से पहले भागते हैं भाई शॉपिंग करने, और अपनी जो भी है ना, हम लोग कहते हैं हमारी बेसिक नीड, हम इसको समझते हैं कि जी हमारी शॉपिंग है। और दूसरे से लोग मुकाबला बाजी करने शुरू होते हैं कि भाई इस महीने मैंने उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े लेने हैं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदनी है। तो इसमें कौन सी हम गलतियाँ कर रहे थे यहीं पर कि सैलरी आते ही हम लोगों ने सारी उड़ा दी। एक तो देखें, जो ब्रांड्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें ख़रीदनी होती हैं, वो जब कोई भी ऐड बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो उसको जब आपके सामने रखते हैं, कंज्यूमर के सामने रखते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली डिज़ाइन करके रखते हैं। और डिज़ाइन करने के वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो जब आप देखें तो आपकी सेंसेस पाँचों जो हैं वो इस हद तक एक्टिवेट हो जाएं कि आपको लगे कि जिस वक्त तक मैं ये प्रोडक्ट ख़रीद नहीं लेती हूँ उस वक्त तक मैं कंप्लीट ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं जो मुझे होना है। ठीक है, वो उस करते हैं। तो उसके अंदर फिर आप किसी भी ऐड को देखिए, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी भी डालते हैं कि इसको फ़ौरन ख़रीद लें तो बेहतर है, यही मौसम है, यही ट्रेंड है, इसको अभी आपको लेना है। मैं ज़ाती तौर पर जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ वो ये करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो मुझे पसंद आती है और मेरी पांचों सेंसेस को उसी तरीके से आके उड़ा के रख देती है, मैं उस चीज़ को कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, मैं इसको ज़रूर खरीदूंगा, लेकिन मैं कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते के बाद खरीदूंगा, फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में मुझे खरीदनी है या नहीं खरीदनी। 1.5 से 2 हफ्ते के डिले में होता क्या है कि वो जो इनिशियल आके आपकी सारी सेंसेस को उड़ा देता है, आपके जो फिल्टर्स होते हैं जिनसे आप गुजारते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले डिसीजन को, वो सारे फिल्टर्स डाउन कर देते हैं, वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं, आप दोबारा से रीवैल्यूएट करने के काबिल हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी ख्वाहिश है, या मुझे इस महीने से पहले चाहिए भी थी या नहीं, सैड से पहले ये मुझे चाहिए भी थी या नहीं थी। तो आप फिर बड़ा रैशनल किस्म का डिसीजन लेते हैं वहाँ पे जाके। तो ये वैसे टेक्निक अच्छी है, ये जी हमारे नाज़रीन टेक्निक को, अच्छी कि है। मुझे भी बहुत टेक्निक अच्छी ये है। अपनानी चाहिए। डिले कर कोई दें। चीज़ देखते हैं ना तो हम लोग कहते हैं फ़ौरन से पहले खरीद ले, इससे पहले कहीं ख़त्म ना हो जाए, कोई और ना ले ले। एक कॉलर है हमारे साथ, फरहान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहान, क्या बात करना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आपका शो बहुत अच्छा, आप लोग एक बेहतरीन शो करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मेरा सवाल खुबैब कियानी से है कि आपके लिहाज से टीन एजर्स के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे अगर वो बचत करना चाहते हैं? चलिए जी, टीन एजर के लिए क्या एडवाइस होगी वो फिर हमारे आपको गेस्ट हैं वो आपको बड़ी अच्छी एडवाइस करेंगे, आप फिक्र ही नहीं करें, अभी आपको बताते हैं। वैसे आबदा साहिबा, हम लोग जब चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं तो हम कौन सी ऐसी गैर अहम चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है? मैं आपको बताऊं, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया पर्सनली भी, कि जब आप मॉल्स में जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो वो चीज़ें देखकर अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चे वो चीज़ें खरीदेंगे जिसकी ज़रूरत एक्चुअली आपको नहीं थी। मतलब अगर आप पेट शॉप पे जाएं, स्पेसिफिकली आपने मीट लेना और मीट शॉप पे जाएं तो आप सिर्फ मीट लेके घर आते हैं। आप ग्रॉसरी के लिए जाएँ तो ग्रॉसरी से जाएँ तो आप ग्रॉसरी लेके घर, लेकिन अगर आप एक शॉपिंग मॉल पर चले गए जहाँ पर ग्रॉसरी भी अवेलेबल है, मीट भी अवेलेबल है, क्लॉथिंग भी अवेलेबल है, मेकअप भी है, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं देखकर, वही कि आपकी वो पांचों की पांचों सेंसेस ऐसे एक्टिवेट हो जाती है, और फिर उसके ऊपर लिखा होता है अप टू 70%, अप टू 50%, और वो एक ऐसा कैची एक आपके लिए सीन है कि आप कहते हैं अब पता नहीं अब इसके बाद ये सेल होगी कि नहीं होगी, और आप वो अननेसेसरी चीज़ें जो है वो अपनी बास्केट में डालते जाते हैं। बिल्कुल। और आपको घर जब बिल के लिए आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि ओहो, मैं तो सिर्फ वेजिटेबल लेने आई थी, या मैं तो सिर्फ ग्रोसरी के लिए आई थी, ये 10,000 तो एक्स्ट्रा बन गया मेरा। तो मेरी ये सजेशन जो मैंने फील की है कि जो चीज़ आपको स्पेसिफिकली परचेज करनी हो उसी की शॉप पे जाएं। ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है ना, ये काम खराब पूरा बजट खराब करते हैं, बिल्कुल पूरा बजट खराब करते हैं। लेकिन हमें जब हम जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, हमें क्या उसूल होने चाहिए, किस तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए? पहली बात ये है कि जब क्रेडिट कार्ड आया था ना, दुनिया में मुतारिफ हुआ था, ये ना एक बड़ा साइकोलॉजिकली इंसान को ना ट्रैप है जो क्रेडिट कार्ड है। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, जब आप तो आपको ना पेमेंट फील नहीं होती। कार्ड दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, कार्ड से बस जा ही जा रहे हैं। अच्छा, पैसे आपके पास नहीं है और आप उसकी चीजें खरीद रहे हैं। जब आप पर्स से नोट निकालते हैं और नोट निकाल के काउंट करते हैं तो आपके दिल को एकदम हाथ पड़ता है। आप कहते हैं नहीं, दो चार चीजें इतना शॉपिंग कर ली ना, फिर हाथ पड़ता है। हाँ, वो 2-4 चीजें निकाल देते हैं। पहली इसकी बहुत, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड एक दफा ज़माने में इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उसके बाद तौबा कर ली फिर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड चढ़ता जाता है और आपसे बिल्स पे नहीं होते फिर बाद में, और फिर उसका जो उसकी जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट पड़ता रहता है वो भी नुकसानदेह होता है। कैश से आप पेमेंट करें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जितना कैश हो, आप कैश से जब पेमेंट करते हैं तो आप एक लिमिट में रहते हैं। एक तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उतना खर्च करेंगे, फिर भी जब आप नोट गिनेंगे तो आपको दिल को लगेगा नहीं ये नोट जा रहे हैं, तो नोटों का थोड़ा सा वो कम करना चाहिए। तो कैश इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल, कैश जो है ना वो देंगे, उससे थोड़ा आपका हाथ जो है ना आप कंट्रोल भी करेंगे। कॉलर है हमारे साथ, यहया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का शिकार तो मैं खुद हो भी चुका हूँ। कोई भी मेरा ख्याल नहीं होगा जो बच्चा होगा। बिल्कुल, मैं भुगत रहा हूँ, स्टिल आई एम भुगत रहा हूँ। आई एम रिग्रेट करता हूँ मैं अपनी को कि मैंने वाकई जब आदमी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होता है बड़ी धड़ल्ले शेखाशी से शॉपिंग करता है, और जब बिल आपके पाइल अप होते हैं और उसके बाद जो उस पर इंटरेस्ट और वो आप नहीं दे पाते तो उसके जो पेनल्टीज है वो इतनी ज्यादा। असल मसला ही वहीं पर होता है जी। नहीं, असल देखिए मसला पता है क्या, असला है कि अपने आप को वो कहते हैं ना अपने नफ्स पे काबू पाना। बात ये कि जब आप कहते हैं ना कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, तो वो मतलब जितना आपकी चादर है उतना पैर फैलाएं, तो वो हकीकत बात सही है कि ये रियलाइज इंसान को होना चाहिए। देखिए मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि आजकल के दौर के अंदर आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी लग्जरी नहीं रही हैं। ठीक है, इंटरनेट है, फला है, धमाका, इतनी चीजें हैं कि जिसकी बिलिंग इतनी ज्यादा है कि आप उसको पूरा करते करते थक जाते हैं। अब मसला ये कि बचत किस तरह करें, एक आम आदमी के बस की बात तो बचत है ही नहीं, क्योंकि जो आपकी लग्जरी से वो नेसेसिटीज आपने बना ली। हमें जो रियलाइज करना चाहिए ना, हम दूसरों को देख के वो चीजें अख्तियार करें कि अगर कोई अपनी शादी पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो 2-2.5 लाख की मूवी बना रहा है, 2-2.5 का हॉल बुक करा रहा है, हम ये ना सोचे कि दुनिया हमें क्या आएगी, हम अपने हिसाब से, जब आप प्रॉब्लम में होगी दुनिया आपका साथ नहीं देगी, खाना खा के भूल जाएंगे, खर्चा करके भूल जाएंगे। तो हमें अपने नफ्स पे काबू रख के नफ्स पे काबू रखना चाहिए और अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है जो कि हम लोग इसके ऊपर नहीं अमल नहीं करते। हम प्रैक्टिकली हम अगर सोचें तो वाकई में बड़ी अच्छी बात हमारे इस्लाम में हमें कहा गया है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाए जाए। अच्छा खुबैब कियानी साहब, जिस तरह से हमारे कॉलर थे पहले, उन्होंने कहा जी टीन एजर्स जो है वो किस तरह से बचत करें, ज़रा हमारे उनको भी बता दें। देखें, टीन एजर्स के लिए तो सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीन एज में जो भी बच्चे हैं या बच्चियाँ, उनको पता होना चाहिए कि जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है इस उम्र में। आपके आसपास जो आपने दोस्त बनाए हुए हैं या अपनी सहेलियाँ बनाई हुई हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं और वो किस तरह की मॉडलिंग आपके सामने कर रहे हैं पैसे खर्च करने के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को इस तरह के लोगों के साथ रखें जो कि वाइज तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना जानते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, टीनेजर्स के लिए एक बड़ी फ्रेंड सर्कल बड़ा मैटर करता है इंसान। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में कहा जाता है कि आप अपने 5 दोस्तों के नाम बताएं और उनके कुछ आदात बताएं तो हम आपको बता देंगे 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। तो इस हद तक मतलब उनका इन्फ्लुएंस होता है पीयर्स को। और ये जो उम्र है इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि आप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस चीज़ को भी देखें कि एक ग्रुप में अगर बच्चे हैं टीनेजर्स, तो उस ग्रुप में हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, कुछ कम अफोर्ड कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल जो है उसको आपने देख लेना है, अपनी तरह के वाइज लोगों को अपने साथ उसका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आबिदा साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है तो जल्दी से जरा बजटिंग के उसूल बता दें कि हमें बजट अपना कैसे मैनेज करना है। मैंने आपको बताया कि पहले भी अपने बात में कि 4 पिलर्स हैं बजट के एक्चुअली। आप इनकम है, आपकी सेविंग है, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप अपनी इनकम में सबसे पहले सेविंग को निकालें, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से अपने एक्सपेंडिचर्स निकालें और अपनी सेविंग को री इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो मुश्किलात है, जब आप इतने ताकतवर ख्वाब सबके मुताबिक जब आप इतने तवाना और ताकतवर नहीं रहते, तो डोंट ट्रस्ट ऑन योर किड्स कि जी वो मुझे संभाल लेंगे या मेरे रिश्तेदार मुझे संभाल लेंगे। आप जिंदगी में अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं वो आपने खुद करना होता है। तो जब आप पूरी तरह तवाना है और आपकी इनकम भी इस वक्त अरूज पर है और आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, तो उसी वक्त अपने लिए करना चाहिए। अगर आप खुद अपने लिए वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत वाला, आप क्या हो जब चिड़िया, जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो हाउ यू कैन थिंक कि दूसरे आपके लिए करेंगे। इवन कि आपके बच्चे आपके लिए सोचेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो आपको खुद अपने लिए अभी सोचना जब आप पूरी तरह तवाना है। एक बस मैं आखिरी बात करूंगा कि जो पेरेंट्स है ना, उनको कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या नहीं परचेज कर पा रहे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपनी जिंदगियों को तंग कर रहे हैं, ओवर टाइम्स लगाते हैं, संडेज को भी काम करते हैं अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि वो सबसे पहले कंफर्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा जान ना मारें और जितना कर सकते हैं ना उतना करें, अपने आप को हल्कान ना करें। क्योंकि वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे और वो वक्त से पहले बीमार हो जाएंगे। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल रखें, एंजॉय भी करें। ये पेरेंट्स के लिए वैसे बड़ा अच्छा मैसेज है कि पेरेंट्स को ना अपने आप को, और आप उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिशात को एक ख्वाहिश के बाद दूसरी जो बढ़ती जाती है। बिल्कुल आप पिसते रहेंगे उसी तरह। बिल्कुल ऐसी ख्वाहिशात तो हमारी जितनी बढ़ती है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन नाज़रीन, आपको करनी है बचत, क्योंकि बचत आज करेंगे तो वो कल आपके काम आएगी। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।
नाज़रीन, शहद हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल किस किस तरह और किस किस बीमारी के इलाज में किया जा सकता है, और इसके साथ साथ खालिस शहद का हुसूल कैसे मुमकिन है और इसकी पहचान कैसे की जाए, इसी पर आज तफसीलन बात करेंगे। हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमारी प्यारी सी शेफ़ हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो हमें मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाएंगी, वो भी शहद के साथ। हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और ख़ास तौर पर आपकी मज़े मज़े की चीज़ों का कि आप हमें बड़े मज़ेदार चीज़ें हर हफ्ते खिलाती हैं। इनके साथ साथ हमें जो लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सोबिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज शहद के ज़रिए आप हमें बताएंगे कि भाई हमें अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है। और कुछ ही देर में कराची से हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खुरम बशीर, हर्बलिस्ट हैं आप सभी जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और माहिर तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराची से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं आगा अब्बास साहब। आगा अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन, दरअसल में तिब नबी के ज़रिए किस तरह से शहद से हम इलाज कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये हमें आगा अब्बास साहब बताएंगे। सबसे पहले तो सोबिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर शहद में ऐसे कौन से अज्जा शामिल होते हैं, कितने फ़ायदेमंद होते हैं वो तमाम चीज़ें? शहद सबसे पहले तो जैसे कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि इसमें शिफा पाई जाती है, तो उस चीज़ पे लोगों का बहुत पक्का बिलीव है कि मतलब अगर शहद लिया जाएगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम उसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। शहद मतलब जैसे अब आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में अक्सर मतलब बच्चों को, बड़ों को, सबको खांसी का सीज़न है, मतलब खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो शहद सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है खांसी में हमें। इसमें एक ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट होता है जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, जो कि सारे कफ सिरप्स में, कफ मेडिसिन में मतलब प्रेजेंट होता है, तो ये नेचुरली इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये मतलब अनप्रोसेस्ड मिलता है कहीं से भी हनी, और वो आप कफ के लिए लेते हैं, तो सबसे बेस्ट सोर्स है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, आपको कफ से रिलीफ करता है मतलब। और सर्दियों में क्योंकि मसला ज़्यादा हो जाता है तो फिर शहद का इस्तेमाल करें, तो शहद का इस्तेमाल आप स्टार्ट करते हैं सर्दियों में। ठीक है। वैसे हुमा, आज आप क्या बना रही हैं शहद से, मैं क्या बना के खिलाएंगी? बिल्कुल इकरा, मैंने कहा शहद से कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बता दूं जो क्विक भी हैं ओबियसली, और वो चीज़ें जो सीजन में हैं अवेलेबल, आप उसके साथ बना सकते हैं। एक तो जी सर्दियाँ, बड़ा दिल करता है कोई नट्स हो और मंचिंग कर लें थोड़ी सी। बिल्कुल। तो मैं बादाम के साथ जो है हनी ग्लेज्ड आलमंड्स बनाने बताऊंगी, जो कि मिलते तो हैं हमारे यहाँ रेडीमेड, लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं, एंड यू नेवर नो कि उसके अंदर चीनी से ग्लेज किया हुआ है उसको कि हनी से किया हुआ है। अच्छा। तो एक तो उसकी रेसिपी बताऊंगी, हनी ग्लेज आलमंड्स आप बना सकते हैं। उसके साथ जी ऑरेंज आए हुए हैं सीजन में, तो ऑरेंज और हनी के साथ एक टी बताऊंगी, बहुत अच्छी ऑरेंज एंड हनी टी होगी। उसके साथ सैलेड में आजकल ना काफ़ी कॉन्शियस हो गए लोग, पसंद करते हैं कि हनी ड्रेसिंग आप बना सकते हैं, और उसके अंदर जो है जी कोई ऐसी लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कि चीनी से अवॉइड किया जाए, नेचुरल चीनी से भी। और जो सैलेड्स हैं उसमें नॉर्मली मायोनीज के साथ बनाई जाती है जितनी भी ड्रेसिंग्स होती, तो हनी के साथ जी आप एक ड्रेसिंग बना सकते हैं। हनी लेमन ड्रेसिंग बनाऊंगी मैं, और हनी और लेमन का कॉम्बिनेशन मुझे तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। हाँ, मुझे वो सुन के रिफ्रेशिंग लग रहा है। वैसे वो कितनी रिफ्रेशिंग होगी वो तो पी के पता लगेगा। और हनी लेमन ड्रेसिंग बनेगी जी, और सैलेड के ऊपर जो है वो ड्रेसिंग डालेंगे हम। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं बनानी शुरू कर दी हैं। चलें जी, फिर आप बनाएं और फिर हम कुछ ही देर में खाएंगे। लेकिन आगा अब्बास साहब, जिस तरह से हमारे पास डॉक्टर सोबिया भी मौजूद हैं, वो कह रही है कि शहद खांसी के लिए बड़ा इफेक्टिव है, तो तिब नबी में किस किस बीमारी का इलाज है शहद के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब नबी में अनगिनत इलाज हैं शहद से, लामहदूद इलाज हैं। मतलब देखिए, कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है कि इसमें हमने लोगों के लिए शिफा रखी है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला की हदीस है, किताब का नाम है तिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सफ़ा नंबर है 102। उस पर प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम करार दो, और कसम है मुझे उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। परवरदिगार लामहदूद फरिश्ते, यानी कि बहुत लाखों फरिश्ते दुआ करते हैं उस घर में जिस घर में ये शहद होता है, कि उस घर के लोगों के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। शहद की इतनी फजीलत बयान की गई। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीने में सिर्फ 3 दिन निहार मुँह शहद खाइए। 3 दिन निहार मुँह शहद खाने से उस महीने आपको बीमारी को ही लाहक नहीं होगी। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मैं यहाँ पे ज़िक्र करता हूँ, चुनाचे आप सब लोगों को पता है कि मैं तिब्बे अम्बिया का ज़िक्र करता हूँ, उसमें बहुत सारे अम्बिया का ज़िक्र आता है,
और तिब्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हूँ, तिब्ब सुन्नती का जिक्र करता हूँ, तिब्ब अहले बैत का जिक्र करता हूँ। और तिब्ब अहले बैत जो होता है, जहाँ मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम लेता हूँ, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का नाम लेता हूँ, या किसी भी इमाम का नाम लेता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा बयान कर रहे हैं। मतलब जो भी वो बयान करते हैं अहले बैत, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा बयान करते हैं, है ना, तिब के हवाले से। उन्होंने तालीम हासिल की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा यबना रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह के बेटे, आप मुझे ये बताइए, मैंने सुन रखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कमर में तकलीफ़ दर्द हुआ करता था, क्या ये बात सही है? वो तो अल्लाह के नबी थे। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, उनको भी ये आर्ज़ा लाहक था, और चूँकि औलाद आदम में ये तकलीफ़ पाई गई है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कमर में तकलीफ़ होती थी। ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ये तकलीफ़ होती है, लेकिन उनको बचपने में ये तकलीफ़ होती थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपनी वालदा से फरमाते थे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से, कि वालदे गिरामी, मुझे थोड़ा सा शहद ला के दीजिए, थोड़ी सी हरमल, जिसे अस्पंद भी कहते हैं, अस्पंद समझते हैं, ब्राउन कलर की होती है, अस्पंद भी कहते हैं, हरमल भी कहते हैं, थोड़ी सी हरमल, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा जैतून का तेल मुझे ला के दीजिए। तीनों चीज़ों को बाहम मिलाते थे और नोश फरमाते थे, उसको तनावुल फरमाते थे, उससे उनकी कमर की तकलीफ़ चली जाया करती थी। तो मालूम चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ख़ुद मसीहा थे, मतलब बीमारियों का इलाज करते थे, लेकिन चूँकि वो भी बीमार पड़े, उन्होंने भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, मौला मुझे बे औलादी का मसला दरपेश है, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो मौला ने उससे फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि गाय का दूध ताज़ा दुहिया हुआ, यानी कि ताज़ा निकला हुआ गाय का दूध, उसमें 1 चमचा शहद खालिस मिलाओ और 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ के और वो पी लो। तो उसने कुछ दिन, 20-25 दिन ही तकरीबन उसने किया, तो उसको वो खुशखबरी मैसर आई कि उसकी ज़ौजा जो थी वो हामिला हो गई। यानी कि शहद से इस मर्ज़ का भी इलाज कर सकते हैं। एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अगर कोई निहार मुँह गाय के दूध में 1 चमचा शहद मिलाए, 2 खजूर मिलाए, अजवा की 2 खजूर मिलाए और 1 सेब मिलाए, और इसको शरबत बना ले, शरबत बना के इसको पिया जाए, तो उससे भी बे औलादी का मसला हल हो जाता है। लेकिन ये मर्द को पीने हैं दोनों नुस्खे, ये दोनों नुस्खे मर्द को इस्तेमाल करने हैं, इससे इस्तिफादा हासिल होगा। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मूली के बीज, मूली के बीज ब्राउन कलर के होते हैं और गोल गोल छोटे छोटे से होते हैं। मूली के बीज का पाउडर बना लीजिए, और मूली का बीज का पाउडर बनाने के बाद उसमें एक थोड़ा सा शहद 1 चमचा मिलाइए, 1 चमचा मूली का बीज मिलाइए। जिस घुटने में भी दर्द है, दोनों घुटनों में अगर दर्द है दोनों में लगा सकते हैं, वरना जिस घुटने में भी दर्द है, एक सफ़ेद रंग का पारचा लीजिए, कपड़े का, कॉटन का, उस पेस्ट ये बिल्कुल मरहम की तरह से लगाइए और घुटने पे बांध लीजिए। आप मुतवातिर रोज़ाना एक टाइम 24 घंटे में बांधिए, घुटने का दर्द चला जाया करता है इससे। सही सही, यानी कि शहद के जरिए और एक चीज़ बताता हूँ, इलाज भी इसमें है और इससे इलाज भी किया जा सकता है बीमारियों का। तो लेकिन जी आप आगा सब कुछ बताना चाह रहे हैं मज़ीद? जी, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। अगर जो ख़वातीन अपना चेहरे की रंगत बहुत निखारना चाहती हैं, मैं उनके लिए एक नुस्खा अर्ज़ करता हूँ कि काले शहतूत यानी कि स्याह शहतूत के दरख्त के जो पत्ते होते हैं सूखे हुए, वो ले लीजिए और उसको बारीक बारीक पीस लीजिए। उसको बारीक बारीक पीसने के बाद उसमें शहद को मिलाइए और एक पेस्ट बना लीजिए। उसमें ये 2 घंटे 3 घंटे पहले, नहाने से 2 घंटे 3 घंटे पहले चेहरे पे लगाइए, गर्दन पे भी लगाइए। चेहरा भी बहुत गोरा हो जाएगा और गर्दन भी, जो काली गर्दन होती है वो भी बहुत गोरी हो जाएगी। और ये तकरीबन 2 से 3 दिन में जी हाँ, 2 से 3 दिन में इतना ज़्यादा अफाका देखेंगे इसमें कि हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, लोगों का हाफ़िज़ा, लोगों का, जी हाँ, ये बहुत आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग इसको ख़वातीन इस्तेमाल करें तो वो बहुत मुझे दुआएं देंगी इंशाअल्लाह। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
इससे मैं ज़रा हुमा से पूछना चाहूँगी, हुमा आपने कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या कुछ बना रही हैं आप? अच्छा इकरा, मैंने टी बनाई है सबसे पहले। उसके लिए मैंने पानी लिया था, बॉईल कर लिया था, उसके अंदर बादियान का फूल होता है वो ऐड किया है, दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड किया था और छोटी इलायची, सौंफ ऐड कर सकते हैं साथ में। उसको बॉईल कर लिया था। जब वो बॉईल हो जाएगा उसको आपने स्टेन कर लेने हैं। ऑरेंज जो है उसको काट लेना है जी, किसी भी पॉट में, कप में आप उसको जो है साथ में काट के डाल लीजिए। हनी साथ में आपने जो है उसके अंदर पोर कर देना है, स्टेन कर लेना है आपने जो कावा बनाया है उसको, और उसको जो है फिर आप जो है सर्व कर सकते हैं। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है, बहुत, और बहुत रिफ्रेशिंग है। और अच्छा इसके साथ जो है जो मैं आलमंड्स बना रही हूँ, आलमंड्स के लिए आपने ये करना है कि आलमंड सबसे पहले रोस्ट कर लेने हैं। अगर तो आपके पास ओवन है तो आप ओवन में ट्रे में लगा के आप इसको जो है रोस्ट कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में ये हो जाएगा रोस्ट। अगर नहीं है तो मैंने इसको पैन में रोस्ट किया। सिंपल पैन में कोई ऑयल कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है आपने, इसको थोड़ा सा लाइट सा भून लेना है। जब ये थोड़े वार्म हो जाएंगे, मैंने एक बाउल के अंदर जो है हनी लिया था, हनी के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में ली थी। जीरा ले लें या जीरा पाउडर ले लें, क्रश ले लें तो बेहतर है। इसके अलावा सेसमी सीड यानी कि जो सफ़ेद तिल होते हैं वो लिए साथ में। उसको आपने माइक्रोवेव कर लेना है हार्डली 1 मिनट के लिए, ताकि जो शहद है वो थोड़ा सा उसकी कंडेंसिटी कम हो जाए, थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। अब उसको इसके अंदर मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको टोस्ट करूँगी, भूनूंगी लाइट सा। जब ये अच्छे से ग्लेज हो जाएंगे तो इसको एक प्लेन ट्रे के अंदर आप स्प्रेड कर दें, ठंडा होने दें, क्योंकि शहद जब गर्म आप उसको कुक करते हैं थोड़ा सा, मतलब मैंने इसको कुक नहीं करना बेसिकली, सिर्फ उसके ऊपर टोस्ट ही करना है या उसको आलमंड्स को उसके अंदर, ताकि वो अच्छे से ग्लेज हो जाए। ठंडा करने के बाद आप उसको, वो जम जाएगा जब शहद उसके ऊपर, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। थोड़े से चिपक जाएंगे बादाम आपस में, और उसको आप कभी भी जो है दिन में जिस तरह से बाकी नट्स के साथ मंचिंग कर सकते हैं, आप इसे मंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े मज़ेदार आप मंचिंग के लिए चीज़ें बना रही हैं। अच्छा, स्किन के लिए शहद कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किस तरह से आपके चेहरे को निखार सकता है, ये खुरम मशीर साहब भी हमें बताएंगे, क्योंकि खुरम मशीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी खुरम साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी स्किन के लिए तो देखिए ब्यूटी की जहाँ बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी डाइट में होती है वो जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें आप लेंगे, जैसे कि अगर आपकी ग़िज़ा में शहद है, दूध है, इंजीर है, जितने अच्छे एसेंशियल विटामिन्स हैं और एक्सरसाइज है, तो आप यकीन करें कि आपकी स्किन बड़ी अनमैचेबल हो सकती है। ब्यूटी की तो आज हम बात बताएंगे। एक छोटा सा मैं एक बता के इंशाल्लाह थोड़े 1-2 सेगमेंट में बना के भी आपको दिखाऊँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा होता है कि मर्दों में भी, कि अगर आप वेट लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेच मार्क्स बहुत डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इस तरह के कुछ वो मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। तो उनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पे आपको जो है शहद लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी तरकीब ये है कि आप क्या करें कि आप बॉडी पे आप सिंपल, जब भी आप बिफोर बेदिंग आप हल्का सा नहाने से पहले हल्का सा पानी लेके उसके साथ ग्लिसरीन, शहद और एक हर्ब होती है जो खाने की भी काम आती है, हमारी इतना लोगों को आइडिया नहीं, अश्वगंधा, ठीक है, जिसको उर्दू में अजगन नागौरी भी कहते हैं। अश्वगंधा वो बड़ी ज़बरदस्त, उसको मिक्सचर बना के आप पूरी बॉडी पे, बेली पे लगाएं और ऊपर से बेल्ट पहन ले, तो एक तो आप स्लिमिंग की तरफ भी जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये होती है आपके मार्क्स बहुत गायब होना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे कॉलर थे आपके आने से पहले, वो कहे थे कि पिंपल्स वगैरह स्किन के ऊपर आ जाएं, चेहरे पर पिंपल्स निकल जाएं, तो उसका शहद के जरिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो? बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत एक्नी आ रही है तो पहले तो आपकी डाइट में देखिए एक बड़ा सिंपल सा मैं एक आपको ड्रिंक हल्का सा बता देता हूँ और फिर मैं क्रीम बताऊंगा। देखिए अगर आपको थोड़ी सी एक्नी आ रही है तो आप क्या करें, 2 से 3 आप पत्ते लेंगे पुदीने के, ठीक है। ये बड़ा एक तो नेचुरल आपका वाइटनर है, अंदर से आपको क्लियर करेगा। साथ में आप क्या करेंगे जी, इसके साथ आप डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून शहद, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन पीने वाला, लगाने वाला भी होता है, पीने वाला भी, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेंगे, थोड़ा जम जाता है सर्दी में, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, थोड़ा सा इसको आपने क्वांटिटी ली और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, लोग समझते हैं कि जी हल्दी शायद बहुत गर्म है या बहुत किलिंग होता है, बिल्कुल भी नहीं। हल्दी आपका एंटीसेप्टिक है, नेचुरल, तो ये आपको एक्नी को अंदर से निकलना बंद करेगा। और थोड़ी सी इसके साथ ऐड करेंगे जी ब्राउन शक्कर, ब्राउन शक्कर बिल्कुल शहद के साथ क्या होगा कि ये आपका हाजमा बहुत तेज़ करता है। और जिंजर,
थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे जी इसके अंदर, छोटा सा टुकड़ा हम इसमें खुद कर लेते हैं इससे, ठीक है। और ये आप इसके साथ तकरीबन 1 गिलास पानी, ठीक है, और ये आप नहार मुंह पिए। अच्छा, और चेहरे पे क्या करना है आपको? चेहरे पे आपको सिंपल तरीन ये करना है कि आपने क्या किया, कोई सी अच्छी क्रीम जिसके अंदर टी ट्री ऑयल है, एंटी एक्ने क्रीम जिसके अंदर टी ट्री ऑयल हो, ठीक है। उसके साथ एक सॉल्ट होता है अल्फा आर्बिटन, अल्फा आर्बिटन आप लिख भी लें उर्दू में, वो बड़ा लेटेस्ट सॉल्ट है। वो क्या करता है कि आपकी जो एक्ने और इसके छिलके बनते हैं उनको ओवरनाइट वो क्रश करना शुरू करता है। आपने क्या किया, टी ट्री ऑयल, अल्फा आर्बिटन और उसके साथ थोड़ा सा शहद मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं और ठंडे पानी से छपा के मारें, स्प्लैश करें, आपकी एक्ने बिल्कुल गायब हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये रात को करके लगा के सोना चेहरे पर? जी जी, रात को लगा के सो जाएं आप, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल वो जो शहद है वो बिल्कुल पेस्चराइज्ड होगा, वो कोई आपको खराब नहीं करेगा आपके। और बड़ी बात ये होती है शहद की, जब ये लगा के मिला के लगाएंगे तो आपके एक्ने के खड्डे भी गायब करेगा ये। बिल्कुल। लेकिन खुर्रम साहब, ये कैसे पता लगेगा कि ये शहद असली है? क्योंकि ये बड़ा पहचान करना मुश्किल होता है असली शहद की। जी देखिए, इतने बड़ी इंपॉर्टेंट वो खुद पहचाने करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा, एक तो बड़ी साइन ये होता है कि जो असली शहद होता है, आप देखेंगे सर्दियों में खास तौर पे नीचे उसके शक्कर जमा नहीं होगी। हाँ, हमारा जो थोड़ा जाली शहद होते हैं उनमें शक्कर जमा हो जाती है। और सेकंड चीज़, आप किसी अच्छी ऑथेंटिक 2-3 ब्रांड्स हैं बड़े मशहूर, नहीं तो हमारी हकीमी जो 2-3 ब्रांड्स हैं जो जैसे बड़े आप नाम सुनते रहते हैं कि जो वो शरबत पिए तो खून साफ हो जाता है, वो जो ब्रांड्स हैं उनका शहद बहुत अच्छा है। चलिए, वैसे आगा सब शहद की इकसाम कितनी होती है और सबसे फायदेमंद कौन सा वाला शहद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहद को पहचानते कैसे हैं कि असली है या नहीं है। सही। और शहद की बहुत सारी इकसाम हैं, बेरी का शहद है, नीम के दरख्त का शहद है ना। एक जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मशहूर और फेमस है शहद, वो है ऑस्ट्रेलिया का शहद। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का एक शहद है मनाको, तो वो बड़ा बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। वो एक दरख्त है, उसके ऊपर ये होता है। अच्छा, इसकी पहचान मैं बताता हूँ आपको कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, अगर शहद को पहचानना है कि असली है या नकली है, आप थोड़े से रोटी के टुकड़े पे शहद लगाइए और उसको आग पे जलाइए। अगर चुरचुराहट की आवाज़ आ जाए तो शहद में शीरा मिला हुआ है, शहद नकली है। और अगर साइलेंट कोई आवाज़ ना आए, वो जलता रहे, तो शहद असली है, ठीक है। दूसरी पहचान बता रहा हूँ आपको, हथेली पे, जी हाँ, दूसरी भी आसान बता रहा हूँ। थोड़ा सा हथेली पे शहद निकालिए और पहाड़ी नमक, जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, लाल वाला, उसकी डली लीजिए, उसको रगड़िए। उसको रगड़ने से अगर शहद नमकीन हो जाए तो शहद नकली है, और शहद नमकीन ना हो तो शहद असली है। तीसरी पहचान बता रहा हूँ, वो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन वो बहुत सॉलिड है। थोड़ा सा शहद लीजिए, आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए 1 चमचा, और एक मक्खी को थोड़ा सा तगो दो के बाद एक मक्खी को पकड़िए और उसमें डुबो दीजिए। अगर मक्खी 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट में पर को झाड़ के उड़ जाए तो शहद असली है। और अगर परों को झाड़ के ना उड़े, उसमें फंसी रहे, तो वो शीरा है, वो नकली शहद है, ठीक है। एक पहचान मैं और बता देता हूं। ये पहचान मुश्किल मुझे लगता है, इसीलिए सिर्फ कि मक्खी आपने पकड़नी है। हाँ, मक्खी को पकड़ना जरा मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने कहा उसमें जरा तगो दो करना पड़ जाएगी आपको। एक पहचान और बताता हूँ, कपड़े पे, किसी अखबार पे, किसी कागज़ पे एक बूंद शहद की टपकाइए और टपकाने के बाद उसको टेढ़ा कीजिए, और शहद की बूंद भागना शुरू हो जाएगी, मोती की तरह से भागना शुरू हो जाएगी बगैर चिपके हुए। और अगर नकली होगा तो वो जैसे आंसू बहता है, पूरी लाइन बन जाती है, वैसे वो बन जाएगा और वैसे बहेगा, वो शहद नकली है। और जो मोती की तरह से भागना शुरू हो जाए, फुदकता हुआ भागेगा, वो जंपे मारता हुआ भाग जाएगा, वो असली है। समझिए, ये बड़े आसान। अच्छा, एक शहद की पहचान और बताता हूँ, एक और बताता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहद को अगर पहचानना है तो शहद लीजिए और उसको सूंघिए। उसको सूंघने के फौरन बाद, थोड़ी देर के बाद या फौरन बाद आपको प्यास महसूस होगी। अगर आपको प्यास महसूस हो जाए तो शहद असली है, और आपको प्यास ना लगे तो शहद नकली है। एक और पहचान बताता हूँ शहद की आपको, एक और शहद की पहचान बताता हूँ। शीशे के गिलास में पानी रखिए
और उसमें 1 चमचा शहद डालिए। शहद की तह जाके नीचे तह में शहद बैठ जाए तो शहद असली है, और अगर ऊपर तैरता रहे या मिक्स हो जाए तो शहद नकली है। चलें जी, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त इतनी सारी मैंने पहचानें बता दी, आप पहचान आराम बता से। दी है। और अब हम शहद किसी का भी एक जो है ना पहचान जी हाँ। को करके घर में इस्तेमाल तो हम लोग अपना बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये शहद असली है या नकली है, लेकिन मजीद छोटी मक्खी और बड़ी शहद की मक्खी का फ़र्क है, ये भी अपने नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। शहद के ऊपर बात हो रही है। शहद अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर इसकी पहचान के बारे में बताया कि पहचान तो बड़े आसान तरीके से आगा साहब ने बताई है, लेकिन इससे वज़न कैसे कम किया जाता है ये हम पूछेंगे डॉक्टर सोबिया से। जी बताइए ज़रा, वज़न कैसे हम कम कर सकते हैं? शहद का ये है कि अगर आप हर्बल टीज़ में इसका इस्तेमाल शुरू करें तो उसकी वजह से वेट लॉस पे आप जा सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा अगर आप राइट बिफोर बेड टाइम लेते हैं शहद, मतलब पानी में या दूध में, जैसे मैंने पहले बताया, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। उसमें ये होता है कि आपको वो उससे आपकी नींद अच्छी हो जाती है। जब आपकी नींद अच्छी होती है तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उसके इस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकता है। सही। और इसके अलावा ये अच्छा, है, मैंने सोबिया ये भी सुना है कई दफ़ा कि होता है कि भाई पानी, गर्म पानी में सुबह सुबह आप शहद की चम्मच डाल के पिए तो भी वजन कम होता है, ऐसा होता है कुछ? एम्प्टी स्टमक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा। पहले मतलब आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपकी स्टमक लाइन को बनाए, जो चीज़ें आपकी स्टमक लाइन को मतलब आपको ख़राब करें या आपकी एसिडिटी ज़्यादा करें, क्योंकि कोई पता नहीं है आप रॉ में ले रहे हैं या आपको प्रोसेस्ड में मिल रहा है। अगर उसके अंदर शुगर है, आप एम्प्टी स्टमक लेंगे तो वो फिर मसला करेगा। इसलिए आप अगर राइट बिफोर बेड टाइम लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है और सूटेबल है। शहद का टाइम ही सबसे अच्छा वो है। अच्छा। और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी एपिटाइट को स्प्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से आप वेट लॉस पे जा सकते हैं। और इसके अलावा वेट लॉस के अलावा ये आपके ब्लड को मतलब ब्लड को साफ करता है। उसमें ये इस तरह से हेल्प करता है, आपकी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं आपकी हार्ट में जो प्रेजेंट होती हैं उसको डायलेट करता है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है टूवर्ड आपका हार्ट मतलब वो इंक्रीज हो जाता है। उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, नॉर्मल रहता है, और आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपको स्ट्रोक से बचाता है, आपको कैंसर से बचाता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हार्ट पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को जब आपके कम अच्छा, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं शहद? शुगर पेशेंट उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। शुगर पेशेंट इस तरह से नहीं कि वो अब उनको अगर चीनी बना कर दिया तो वो कह रहे हैं इसमें शहद में शिफा है तो हम शहद ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहद की कुछ क्वांटिटी है, मतलब बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ले सकते हैं, मतलब टीस्पून्स में ले सकते हैं इस तरीके से। और वो भी उस सूरत में अगर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उसके साथ आपको बाकी अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम करने पड़ेंगे, जो मतलब आप डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, जैसे चावल वगैरह ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत शहद लेते हैं चाय में या कॉफ़ी में तो वो चलता है। वैसे शुगर पेशेंट को रेकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि फिर वो स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल है। चीनी नहीं है तो कुछ ले लें हम। ठीक है हुमा, वैसे आपकी रेसिपीज कहाँ तक पहुँची, जरा हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें मज़े मज़े की अपनी यमी रेसिपी। मैंने बताया था कि आपने कैरमलाइज कर लेने हैं जो आपके आलमंड्स हैं, बादाम यानी कि अब वो थोड़े ठंडे हो गए हैं तो मैं उसको अलहदा कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको वेट करना है थोड़ा ये हार्ड हो जाए फिर इसको अलहदा कर लीजिए। ये उसके बाद चिपकेंगे नहीं और आप इसको किसी भी जार में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बाहर रख लें आप, और फिर आप आराम से मंचिंग कर लें। बिल्कुल। उसके साथ जो है सैलेड मैंने बनाई है, आप कोई भी सैलेड बना सकते हैं। जो वेजिटेबल्स मेरे पास थी उसके अंदर ककम्बर था, टमाटोज थे, ऑलिव्स ऐड किए मैंने, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। आइसबर्ग के साथ जो है मैंने सैलेड बनाया था, लेकिन जो ड्रेसिंग मैंने बनाई थी उसमें हनी लिया था मैंने, ऑलिव ऑयल लेना है जी आपने, सॉल्ट एंड पेपर लेना है, कोई सा हर्ब ड्राई आपके पास हो, ऑरिगेनो हो, बेसल हो, किसी भी फॉर्म में थोड़ा सा वो ऐड करना है आपने, मस्टर्ड थोड़ा सा ऐड करना है और साथ में हनी। इसको अच्छे से बीट करके आपने इसकी सॉस बना लेनी है, ड्रेसिंग बना लेनी है। सैलेड के ऊपर आप उसको जो है वो टॉस कर लें उसको, सैलेड को उसके अंदर उसको सर्व करें। बहुत ईजी सी रेसिपी है और आलमंड्स भी जो हैं वो रेडी हैं और इस तरह से जो है हम रख सकते हैं। ये मंचिंग का हमारी जो है ना अपने सामान तैयार कर लिया है। बिल्कुल। और टी जो है, टी की भी मैं रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि आपने कावा जो उसका बनाना है उसके अंदर दालचीनी लेनी है जी, उसके अलावा बादियान का फूल लेना है, छोटी इलायची हरी जो है वो लेनी है, साथ में सौंफ डाल सकते हैं, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसको स्टेन कर लें। किसी भी पॉट के अंदर ऑरेंज जो है वो स्लाइस में काट लीजिए, शहद साथ में डाल लीजिए, पोर कीजिए कावा स्टेन करके उसको सर्व करें। तो ये ऑरेंज और हनी टी वेरी सिंपल
बड़ी ज़बरदस्त आपने हनी के साथ जो आपने रेसिपीज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए, यकीनन हमारे नाज़रीन भी इसको घर में ट्राई करेंगे और उनको भी बड़ा मज़ेदार लगेगा और ख़ास तौर पे मंचिंग के लिए और सर्दियों का उनका सामान तैयार हो जाएगा। वैसे खुरम, जिस तरह से हम लोगों को ख़ास तौर पे लड़कियों को या टीनेजर्स जितने भी होते हैं उन लोगों को ये होता है कि उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है, कील महासे होते हैं और कुछ हमारी ख़वातीन होती हैं उनको छाइयाँ वगैरह उनका इशू हो जाता है, तो शहद के थ्रू इन तमाम चीज़ों से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल सही। अब देखिए शहद के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो पिगमेंटेशन, जो आपका रंग जल रहा होता है, आपके बहुत डार्क सर्कल्स, टू टोन स्किन, और साथ ही इसके साथ ही मैं फ़ौरन इसके साथ लिंक करूंगा एक बड़ा एक कॉमन इशू है कि एक होता है कि एलोपेशिया एरिएटा। अगर गूगल भी करेंगे सब लोग नाजरीन हमारे, तो एलोपेशिया ALOPECIA एलोपेशिया एरिएटा, वो क्या होता है कि आपके पैचेस से बाल गायब होना शुरू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके बीच में से बाल गायब हो जाएंगे, लड़कों की दाढ़ी में से हो जाते हैं। अच्छा, फिर होता ये कि आजकल क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो खवातीन में भी मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि जो मर्दों का जो पैटर्न होता है कि यहाँ से अगर आपके बाल जा रहे हैं या बीच से बाल जा रहे हैं, तो खवातीन के भी जाना शुरू हो गया और उनका माथा बहुत चौड़ा होता है। तो मैं दो चीजें जल्दी से बताऊंगा। देखिए शहद के जरिए एक तो आप कैसे अपने बाल बहुत घने करेंगे। ठीक है, बाल आपके बड़ा तेजी के साथ घने होंगे और खास तौर पे ये जो आपका क्राउन का एरिया जहां ताज पहनते हैं ना, यहाँ पे अगर आपकी थिनिंग हो रही है और ये फ्रंटल पोर्शन आपका, तो बहुत सिंपल है कि आप शहद के जरिए आपकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। नेचुरल चीज, दवाई अपनी जगह, देखिए आपको कैरेटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कोलेजन के लगाते हैं, प्रोटीन के लगाते हैं, उससे आपके बाल बहुत ग्रो करते हैं। मगर अगर आप सिर्फ घर में ये भी करें बहुत इफेक्टिव है। आपने क्या किया, शहद, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके साथ ऐड करेंगे जी हम ये 1 चमचा दारचीनी, ठीक है, ये इरिटेंट है। इरिटेंट जो एंथ्रेलिन हमारा सॉल्ट होता है लेटेस्ट डर्मेटोलॉजी में, जिससे आपके बाल होते हैं, ये दारचीनी, ठीक है। उसके साथ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ठीक है, ये भी इरिटेंट है, आपके बालों को बहुत तेज से ग्रो करेगी। उसको स्क्रब करने के लिए आपके सर के अंदर ये हो गई ब्राउन शक्कर, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे अगेन, हम लोग कहते हैं जी एस्कॉर्बिक एसिड, जो लेटेस्ट सॉल्ट है, उसके लिए हम लेंगे लेमन जूस। ये भी आपके बालों को, जहां से आपके बाल गायब हो रहे हैं, उनको क्लियर करेगा। और एंड में ऐड करेंगे थोड़ा सा बालों को नरिश करने के लिए, साथ में थोड़ा सा विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन, और ये देखिए थोड़ा सा विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन और हिमालयन सॉल्ट यानी गुलाबी जो नमक होता है, ये इसको ऐड करेंगे। और आप देखिए कितनी जल्दी, अगर आपके बाल गायब हो रहे हैं, आपने क्या किया, ये मिक्सचर बना के, और आपके जहां से ये देखिए पूरा एक अच्छा सा थिक मिक्सचर बनेगा। और इसको करना ये है आपको कि ये आपके जहां से बाल गायब हो रहे हैं, ये देखिए जहां से बाल आपके गायब हो रहे हैं, आपने वहां लिया और इसको अच्छी तरह से वहां पे रब करेंगे, ठीक है। और इसको आप लगा के ऊपर से, नहाने से पहले हल्की सी जलन होगी तो आपने शावर कैप पहन ली, तो आपके बाल अगर ये फ्रंटल पोर्शन से जा रहे हैं, क्राउन से जा रहे हैं, तो ये बहुत ऐसे ग्रो करेगा। अच्छा, छोटी सी चीज मैं ऐड करता हूँ, फिर इसको एंड करेंगे। देखिए ये अगर आपकी झाइयाँ बहुत हैं और आपके सर्कल्स बहुत हैं और रंग बहुत अच्छा है, मगर 2 टोन स्किन, तो ब्यूटी चली जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये लिया आपने जोजोबा ऑयल, ठीक है, अच्छा। जोजोबा ऑयल, इसको ये बड़ा ही जबरदस्त एसेंशियल ऑयल में आता है, और ये आपकी ब्यूटी को ये देखिए तकरीबन 10 to 12 ड्रॉप्स आप लेंगे जोजोबा ऑयल, ठीक है। आपने इसके अंदर जोजोबा ऑयल थोड़ा सा डाला, मैं इसको निकालूं थोड़ा, हमारे ये जब तक मैं करता रहूँ। और इसके साथ ऐड किया जी जोजोबा ऑयल के साथ शहद, ठीक है, जोजोबा ऑयल, शहद। उसके साथ ऐड करेंगे अरके गुलाब, जो आपको बहुत तेजी के साथ, मैं इसको निकालूं, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे रोज वाटर, ठीक है, और रोज वाटर। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके साथ होती है, जो आपके रंग को निखारती है। आजकल हम लोग पता नहीं इससे तो क्यों जाते हैं दूर, खाने के लिए भी बहुत अच्छी है, लगाने के लिए भी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, नहीं ये जो है ये आ गया नारियल का तेल, ठीक है, ये देखिए। हाँ। और ये आप लेके इसके साथ आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे थोड़ा सा एस्कॉर्बिक एसिड दे दे, वो आप लेके आएंगे 10 ग्राम्स। और आप एक चुटकी जब भी आप ये मिक्सचर बनाया करें, पूरे चेहरे पे लगाएं, आपके लाइट रिंकल्स, आपके फरोइंग गुस्से की लाइनें, आपका रंग, और आप लिप्स पे लगाएं तो आपके होंठ भी बड़े गुलाबी होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बड़े जबरदस्त किस्म के आपने हमें टोटके बता दिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
हैं कि शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी इस बीमारी के अंदर किस तरह से शहद जो है वो उसका अमल दखल है, किस तरह से इलाज हम कर सकते हैं शहद के ज़रिए? देखिए, शुगर पेशेंट को अगर शहद खाना है, शहद खाना मकसूद है, उनको चाहिए कि पाव चमचा शहद लें, उसमें तकरीबन पाव चमचा कलौंजी मिलाएं और दोनों को बाहम मिला के खाएं, शुगर हाई नहीं होगी। और अगर मनोका हनी, जो मैं बताता हूं दुनिया का सबसे फेमस हनी है, और ऑस्ट्रेलिया में एक दरख्त है मनोका, वहां पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, बाहर की तमाम दुकानों पे मिलता है। उस शहद को खाने से और उसके साथ कलौंजी मिलाएं तो बिल्कुल भी शहद, बल्कि वो शहद और वो कलौंजी मिला के शुगर डाउन हो जाती है। मैंने लाखों लोगों को बताया शुगर डाउन हो जाती है, शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा, मैं यहाँ एक नुस्खा बताना चाहता हूँ, बहुत खास नुस्खा जो सोच के आया हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई अपने हाफजे को कवी करना चाहता है, देखिए दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबका हाफजा कवी था। इंसान की पहचान अपने हाफजे से होती है। अगर हाफजा कवी है, जहन तेज है, तो इंसान तरक्की करेगा, उसकी पहचान है, हर इंसान की पहचान उसका हाफजा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि 4.5 माशा जाफरान, यानी कि 4.5 ग्राम जाफरान लीजिए और 4.5 ग्राम शहद लीजिए, दोनों को बाहम मिलाइए और रोजाना एक दफा खाइए। चंद दिन खाने से मौला ने फरमाया कि जहन इतना कवी हो जाएगा, हाफजा इतना कवी हो जाएगा। ये फिर जितनी खवातीन देख रही हैं ना, उनको चाहिए अपने बच्चों को ये जरूर उनको बच्चों को इस तरह से खिलाएं ताकि बच्चों का हाफजा तेज हो, जो पोजीशंस भी अच्छी ले सके फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तेज हाफजा हो जाएगा कि लोग आपको जादूगर कहने लगेंगे। यानी कि अगर आपने 20 साल पहले कोई कागज का एक सफा पढ़ा है, 20 साल तक याद रहेगा आपको, आप भूल ही नहीं सकते। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बता दिया। अच्छा, हार्ट पेशेंट के लिए मैं कह रही थी कि हार्ट पेशेंट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं शहद को? जिस तरह से वो होता है ना कि वेन्स वगैरह, उनकी जो वेसल्स होती हैं हार्ट की, वो तंग हो जाती हैं, शरियानें उनकी तंग हो जाती है, तो उसमें किस तरह से हम शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनको जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको दिल की तकलीफ है, वो कैसे इस्तेमाल करें। आजकल ऑरेंज बाजार में आया हुआ है, मुसम्बी ले लीजिए या कीनू ले लीजिए। मुसम्बी ले लें तो बेहतर है, गला वाला खराब नहीं होता। मुसम्बी लेने के बाद उसकी फांके निकालिए, जैसे स्लाइस होती है ना, ब्रेड की स्लाइस होता है, उसका ब्रेड की स्लाइस की तरह से उसकी स्लाइस बनाइए, उस पर शहद खालिस लगाइए और पूरा मुसम्बी खा जाइए। शहद खालिस हल्का हल्का लगाइए, खाइए। मौला ने फरमाया इससे इख्तलाज क़ल्ब, यानी कि जिनको इंजाइना होता है और जिनके वॉल कमज़ोर हो जाते हैं, वो दिल के मर्ज के लिए ये बहुत आजमूदा है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, और ये मेरे मौला का नुस्खा है, मैं कोट कर रहा हूँ, मौला का नाम कोट कर रहा हूँ, मेरे मौला का नुस्खा है, और इसमें तासीर है। जहां मैं इमाम का नाम या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कोट कर रहा हूँ या किसी अंबिया का नाम कोट कर रहा हूँ, उस नुस्खे में तासीर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो आम नुस्खा नहीं है, वो इल्हामी नुस्खे हैं, वो इल्हामी नुस्खे हैं, वो इल्हामी नुस्खों में तो तासीर यकीनन होती है। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम, क्योंकि हम अब चाह रहे हैं कोई आप अच्छा सा नुस्खा बता दें हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि हमारे देखने वाले कहते होंगे कोई जिस तरह से उनको बालों का होता है, स्किन का होता है, इस तरह कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो जिस तरह जादूगर की तरह ना उनको फ़र्क पड़े और उनकी ज़िंदगी में कोई जादू के जैसे मैजिक कहते हैं ना, मैजिकल एक चीज़ हो जाए, उस तरह सा कुछ नुस्खा बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपके अंदर एक नेचुरल ग्लो आए, ठीक है, आप चाहते हैं खूबसूरती, तो एक तो आपको वर्जिश ज़रूर करनी है, ठीक है। और क्या किया करें आप, सुबह सवेरे, आजकल मौसम भी है, आप जितना पैदल, आप जितना शबनम पे चल सकते हैं, जितना घास पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा आपको ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ, जिससे एक तो आपकी बॉडी, क्योंकि ख़ास तौर पे आप पाकिस्तानी मर्दों और जो ख़वातीन की बॉडी दुनिया ने, हम हर एक के डिफरेंट टाइप की बॉडी होती है, पाकिस्तानी ख़वातीन की ख़ास तौर पे मर्दों की जो बॉडी जज की गई है पेयर शेप्ड है, यानी कि जैसे कि नाशपाती टाइप। और सेकंड, मर्दों में क्या होता है हमारे यहाँ, थोड़े ही टाइम के बाद, क्योंकि हमारे खाने ऐसे हैं और लाइफस्टाइल ऐसे, तो हमारी बॉडी हो जाती है जैसे कि ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स, यानी कीनू आप रखा हुआ है जैसे डंडियों पे, यानी पेट हमारा, बेली बहुत हो जाती है। और यही सबसे बड़ा पैटर्न जो है मर्दों के हार्ट का, ये अगर आपका पेट की चर्बी ज्यादा है तो इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है, और खवातीन का ये हम्प का एरिया। तो ये बड़ा जबरदस्त सा ड्रिंक है। इसमें क्या करना है आपको, सोया मिल्क, ठीक है, 1 कप सोया मिल्क लेना है, उसके अंदर ½ टीस्पून आपको पेस्चराइज्ड शहद, 1 से 2 आप लेंगे इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज,
और उसके साथ ऐड करेंगे कोशिश करें आपको मिल जाए तुख मलंगा और साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में चिया सीड। ये मिला के आप एवरी डे आप ये नाश्ते का हिस्सा बनाएं। आप देखिए एक तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी बच्चों की हाइट के लिए और ख़वातीन जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ज़रा सी बात हुई आपकी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, उनके लिए। और सबसे ज़्यादा ये एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट। और अगर आप साथ में कोरियन जिनसिंग थोड़ा महंगी है मगर 1 टैबलेट अ डे कोरियन जिनसिंग, तो इससे आपकी एक तो बहुत ज़्यादा बॉडी में वाइटैलिटी आएगी और आपकी एनर्जी स्टेमिना बहुत इंक्रीज होता है। बिल्कुल जी, एनर्जी और स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम बशीर आपका भी और आगा साहब आपका भी कि आपने हमें इतने नुस्खे बताए, इतने टोटके बताए हैं और हमारे देखने वालों को यकीनन आज के इस शो से फ़ायदा हुआ होगा हासिल। अच्छा हुमा, वैसे मेरा दिल कर अब ये ऑरेंज और हनी टी जो है ना मैं आप ज़रूर पीने आऊँ आपके पास। जो है ना बहुत से जो हमारे कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हैं स्पेशली एशियन में, जिस तरह हनी विंग्स जो है वो भी, ये मैं ट्राई भी करूँगी। ज़रूर ज़रूर, आप हनी विंग्स के बारे में बता रही हैं। बिल्कुल, हनी विंग्स जो है वो रेस्टोरेंट्स में जाए ना तो ज़रूर बच्चों को तो बहुत पसंद होता है और तो खाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हनी विंग्स बना सकते हैं जी। अच्छा। हनी सॉस इज़ वेरी इजी, आपने थोड़ा सा गार्लिक जो है उसको सौते कर लेना है, लेकिन हनी के साथ मस्टर्ड अगर आप ऐड कर लेंगे ना दैट वुड बी वेरी बेटर। हनी मस्टर्ड विंग्स बना लीजिए, गार्लिक थोड़ा सा सौते कीजिए बटर में या ऑयल में, उसके अंदर हनी ऐड कीजिए, थोड़ा सा स्टॉक ऐड कीजिए, मस्टर्ड ऐड कीजिए, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, हेल्दी भी होगा बिल्कुल। और फ्राइड जो विंग्स हैं उसको टॉस कर लें या स्टीम्ड विंग्स जो है उसको टॉस कर लें और उसको सर्व करें जी। हनी विंग्स, ज़बरदस्त। हनी विंग्स भी वैसे आपको बनाने भी चाहिए थे, लेकिन अब हम आपने कहा कि बनाए नहीं, तो चलो हमने अपने व्यूअर्स को तो बता दिया ना कि व्यूअर्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो हनी विंग्स घर में बनाएं और ट्राई करें। लेकिन ये मैंने जो टी आपने बनाई थी मैंने ट्राई की, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है जिस तरह के आपने कहा था। वैसे मेरा ख्याल है सोबिया आप भी इधर आ जाएं और आप भी ये हनी एंड ऑरेंज टी जो है ना टेस्ट करें ज़रूर। जी ज़रूर, ये वाकई में बहुत मज़े की है। अच्छा, और मुझे लगता है कि ऑरेंज जो है ना बड़ी उसका जो आपको फ्रेश कर देता है, एनर्जी, रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। अच्छा, ये जो सैलेड आपने बनाई है इसका थोड़ा सा दोबारा से जरा हमारे देखने वालों को। इसके साथ एक और रेसिपी मैं शेयर कर, हनी ग्लेज्ड आप चिकन बना सकते हैं जी। आप होल चिकन ले लीजिए, उसको मैरिनेट कीजिए सॉल्ट एंड पेपर के साथ में आपने गार्लिक जिंजर पेस्ट लेना है, लेमन जूस लेना है, उसके अंदर हनी ऐड कीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड कीजिए, उसकी पेस्ट ही बनाइए, उसको मैरिनेट कर लीजिए। आप होल चिकन पे कर सकते हैं, कटा हुआ चिकन है वो कर लें। विंटर है जी और बेकिंग की बड़ी चलती हैं आजकल, आप उसको बेक कीजिए ओवन के अंदर, निकालिए और साथ में थोड़ी सॉस बना लें हनी की। वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा गार्लिक और अनियन आप सौते कर लें, उसके अंदर हनी और स्टॉक ऐड कीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, स्टॉक को थोड़ा सा जो है थिक करने के लिए सॉल्ट एंड पेपर के साथ, और थोड़े हर्ब्स ऐड कर लें उसके अंदर। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हैं तो वो ऐड कीजिए, उसको ग्लेज कीजिए जी चिकन के ऊपर, उसको सर्व करें स्टीम वेजिटेबल्स। पानी आने शुरू हो गया, आप इतनी ज़्यादा रेसिपीज बता रही है। वैसे ये सारी चीज़ें आप यकीनन इससे एग्री करेंगे, बड़ी ज़्यादा ही फायदेमंद है हमारी हेल्पफुल है। अच्छा, वेट लॉस के लिए भी बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सर्दियों में बहुत मैं थोड़े से मंचिंग के लिए ये भी एलिमेंट भी ट्राई करना चाहूँगी कि एक ऐसा है, उसके बाद साथ ही क्लोजिंग की तरफ जाएंगे हम लोग। मैं ये मंचिंग करती हूँ तो नाज़रीन आप भी यकीनन आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपको आज के शो से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले होंगे, पता लगा होगा फ़ायदे कितने कितने ज़्यादा शहद के हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, हम करते हैं मंचिंग, आप घर में बनाएं और आप भी घर में मंचिंग करें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें।